नमस्कार दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट। आज के मुख्य समाचार में तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में जनता को फ्री बिजली दिलाएगी कांग्रेस पार्टी। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव का भाजपा पर हमला, बोले कोरोना महामारी से निपटने के लिए अब तक कोई नीति नहीं बना पाई है योगी सरकार। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि हरियाणा में हर चौथा और दिल्ली का हर पांचवा व्यक्ति बेरोजगार है। नौकरियों पर फिर मंडरा रहा है खतरा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें मोदी सरकार की पोल खुलती नजर आ रही है बेरोजगारी के मुद्दे पर। और इसी के साथ ही तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि मोदी सरकार में रोजगार की स्थिति बेहद खराब है और बेरोजगारी से जनता जूझ रही है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। इसी के साथ आप हमें कमेंट में बताइए कि क्या यूपी की सरकार कोरोना से ठीक से लड़ पा रही है या नहीं। हाँ या ना में जरूर बताइएगा। रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ, अंत तक खबर में बने रहिएगा। यूपी में कांग्रेस की मांग, कोरोना काल में आम उपभोक्ताओं के बिजली माफ करेगी योगी सरकार। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बिजली दरों में बदलाव की चर्चा के बीच यूपी कांग्रेस ने बिजली दरें सस्ती करने व कोरोना काल के दौरान आम उपभोक्ताओं के बिजली के बिल माफ करने की अपील की है। कांग्रेस की यूपी चीफ अजय लल्लू ने प्रस्तावित नई विद्युत दरों के प्रस्ताव को आम जनता के साथ धोखा करार देते हुए इस कदम को प्रदेश की जनता बोझ बढ़ाने वाला कदम बताया है। द प्रिंट से बातचीत में अजय लल्लू ने कहा कि योगी सरकार बिजली की दर बढ़ाकर आम जनता पर और मुसीबतें बढ़ाने का काम करने जा रही है। लल्लू के मुताबिक आम जनता कोरोना महामारी से परेशान है। ऐसे में बिजली दरों को बढ़ाए जाने से उसकी आर्थिक कमर टूट जाएगी। उन्होंने योगी सरकार से मांग की है कि आम उपभोक्ताओं को राहत के वास्ते सरकार को कोरोना काल का बिजली माफ करना चाहिए। जिन बेचारों की नौकरी चली गई, वे कहां से बिजली का बिल देंगे। कोरोना के कारण कितनों ने अपनों को खो दिया। इनमें कई के आर्थिक हालात ठीक नहीं, वे कैसे बिजली का बिल दें। कांग्रेस ने इसको लेकर पहले भी अभियान चलाया है, आगे भी चलाएगी। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद की सिफारिशों पर यूपी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी को ध्यान देना चाहिए, जो बढ़ी बिजली दरों को कम किए जाने की सिफारिश कर रही है। अजय लल्लू ने कहा कि योगी सरकार कॉर्पोरेट घरानों को और बिजली कंपनी के हाथों की कठपुतली बन चुकी है। उन्होंने योगी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता ध्वस्त कानून व्यवस्था, कोरोना और बाढ़ से पीड़ित चल रही है। सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। योगी सरकार को नींद से जागना चाहिए और लोगों की सेवा करनी चाहिए, जो ध्वस्त हो गई प्रशासनिक व्यवस्था के कारण भीतर से हिल गई है। बता दें कि इससे पहले प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट करके यही मांग की थी। प्रियंका ने लिखा था, जनता कहती है यूपी में बिजली की दरें कंपनियों के फायदे के लिए बढ़ाई गई है। यूपी राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद की तरफ से घरेलू फिक्स्ड चार्ज व कॉमर्शियल न्यूनतम चार्ज खत्म करने व किसानों के लिए बिजली दरों में कमी किए जाने की मांग एकदम जायज है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। बता दें कि यूपी में बिजली दर प्रस्ताव पर उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने उत्तर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं की तरफ से उनकी आपत्तियों सहित बिजली दरों का शेड्यूल विद्युत नियामक आयोग अध्यक्ष को भेजकर जनहित में बिजली दरें कम कराने की रिक्वेस्ट की है। उपभोक्ता परिषद ने शेड्यूल में घरेलू, ग्रामीण व शहरी विद्युत उपभोक्ताओं और किसानों की बिजली दरों में कमी दर्शाते हुए इसे लागू करने की मांग की है। इसी के समर्थन में अब कांग्रेस पार्टी उतरी है। दोस्तों, आप इस खबर में अपनी राय जरूर कमेंट करें। हर खबर में आपकी राय बहुत जरूरी है और इस वीडियो को लाइक करें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश का बीजेपी पर हमला, बोले कोरोना महामारी से निपटने के लिए अब तक कोई नीति नहीं बना सकी सरकार। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों पर चिंता जाहिर करते हुए योगी सरकार पर आरोप लगाया कि वह इस महामारी से निपटने के लिए अब तक कोई नीति नहीं बना सकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। खासतौर पर लखनऊ की हालत चिंताजनक बनी हुई है। इस महामारी से निपटने के लिए राज्य सरकार कोई नीति नहीं बना सकी है। भाजपा सरकार पर लगाया ये आरोप। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाते हुए कहा, संकट की स्थिति इसलिए भी है कि भाजपा सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान नहीं दिया। समाजवादी पार्टी सरकार में जितने मेडिकल कॉलेज बने, एमबीबीएस की सीटों में बढ़ोतरी हुई, भाजपा ने उसके आगे कुछ नहीं किया। 108 और 102 एम्बुलेंस सेवा बर्बाद कर दी गई। अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था की गई थी। आज सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था भी चरमरा गई है। उन्होंने कहा कि लखनऊ में कोविड-19 के मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन अस्पतालों में बिस्तर सीमित संख्या में ही हैं। एसजीपीजीआई, केजीएमयू और राम मनोहर लोहिया अस्पताल के पास काफी बिस्तर है, लेकिन कोरोना वायरस मरीजों के लिए चंद बिस्तर ही आरक्षित किए गए हैं। एसजीपीजीआई, केजीएमयू और राम मनोहर लोहिया अस्पताल की बिस्तर क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है।
दोस्तों आप इस खबर में अपनी राय जरूर कमेंट करें। हर खबर में आपकी राय बहुत जरूरी है और इस वीडियो को लाइक करें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा का हर चौथा, दिल्ली का प्रत्येक पांचवा व्यक्ति बेरोजगार, नौकरियों पर फिर मंडरा सकता है खतरा। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन खुलने के बाद बेरोजगारी दर में तेजी गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन यह एक बार फिर बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक इस समय देश में बेरोजगारी दर 7.93% हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी ज्यादा है। इस समय शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी दर 9.65% और ग्रामीण क्षेत्र में 7.13% हो गई है। शहरों में जुलाई माह के अंत तक बेरोजगारी दर 10% के करीब थी, जिसमें कुछ कमी आई है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर एक बार घटकर यह दोबारा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली सरकार ने अपने जॉब पोर्टल के जरिए बताया था कि उसके यहाँ काम के अवसर ज्यादा हैं, जबकि नौकरी चाहने वालों की संख्या कम है। सरकार के मुताबिक उसके पास उपलब्ध नौकरियां 9 लाख से ज्यादा थी, जबकि नौकरी चाहने वालों की संख्या लगभग 8.5 लाख के करीब थी। लेकिन CMIE के आंकड़े इस बात की तस्दीक नहीं करते हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक राजधानी दिल्ली में बेरोजगारी दर 20.3% तक पहुंच गई है, यानी हर पांचवें व्यक्ति को नौकरी की तलाश है। हरियाणा में 24.5% बेरोजगारी दर की गई है, यानी यहाँ लगभग हर चौथे आदमी को नौकरी की तलाश है। पंजाब में भी 10.4% लोगों के पास कोई नौकरी नहीं है। दोस्तों आप इस खबर में अपनी राय जरूर कमेंट करें। हर खबर में आपकी राय बहुत जरूरी है और इस वीडियो को लाइक करें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी के निधन पर हर कोई स्तब्ध, प्रियंका गांधी बोली, हम सबके लिए अपूरणीय क्षति। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के सीनियर प्रवक्ता राजीव त्यागी का हार्ट अटैक से निधन हो गया। उनके इस आकस्मिक निधन से सभी को स्तब्ध करके रख दिया। कुछ देर पहले ही वो एक न्यूज चैनल पर डिबेट कर रहे थे। उनके निधन से राजनीति गलियारे में शोक की लहर है। राजीव त्यागी की पहचान एक तेज तर्रार प्रवक्ता के तौर पर थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता श्री राजीव त्यागी जी की आसमाई मृत्यु मेरे लिए एक व्यक्तिगत दुख है, हम सबके लिए अपूरणीय क्षति है। राजीव जी विचारधारा समर्पित योद्धा थे। समस्त यूपी कांग्रेस की ओर से परिजनों को हृदय से संवेदना। ईश्वर उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। कांग्रेस के सीनियर प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, निःशब्द, एक सबसे प्यारा दोस्त, एक अन्यथक साथी, एक छोटा भाई, एक प्रतिबद्ध कांग्रेसी खो गया, चला गया, बिछड़ गया। तुम्हारा स्नेह और सुगंध सदा महकेंगे। अलविदा मेरे दोस्त, जहां रहो चमकते रहो। दोस्तों आप इस खबर में अपनी राय जरूर कमेंट करें। हर खबर में आपकी राय बहुत जरूरी है और इस वीडियो को लाइक करें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वाराणसी, कोरोना मरीजों की बढ़ी टेंशन, कई डॉक्टरों ने दिया अपने पद से इस्तीफा। जी हां दोस्तों, वाराणसी में कोरोना वायरस की महामारी से जनता त्रस्त है। हर दिन सामने आ रहे नए मामले नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। आम आदमी की कौन कहे, जीवन बचाने की जिम्मेदारी जिस स्वास्थ्य महकमे के कंधे पर है, उसके अधिकारी भी कोरोना वायरस के शिकार हो रहे हैं। ऐसे हालात में वाराणसी के स्वास्थ्य विभाग में असंतोष अब खुलकर सामने आ गया है। वाराणसी जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सभी प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के प्रभारियों ने पद से इस्तीफा दे दिया है। जिले सभी PHC और CHC के प्रभारियों ने बुधवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी दफ्तर पहुंचकर CMO डॉक्टर VB सिंह को सामूहिक इस्तीफा सौंप दिया। PHC और CHC के प्रभारियों ने आरोप लगाया कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन में सामंजस्य नहीं है। चिकित्सा अधिकारियों ने डिप्टी कलेक्टर पर धमकी देने का भी आरोप लगाया है। प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों ने कहा है कि डिप्टी कलेक्टर अनावश्यक दबाव बनाकर कार्य करवा रहे हैं। उनका आरोप है कि कोरोना के नोडल अधिकारी डिप्टी कलेक्टर ने 9 अगस्त को एक पत्र लिखा था, जिसमें अब तक किए गए कार्यों को अपर्याप्त बताया गया था। डिप्टी कलेक्टर ने अनावश्यक दबाव बनाते हुए सभी प्रभारियों को दोषी ठहराया और लक्ष्य पूरा न होने को आपराधिक कृत्य बताते हुए मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी। दोस्तों आप इस खबर में अपनी राय जरूर कमेंट करें। हर खबर में आपकी राय बहुत जरूरी है और इस वीडियो को लाइक करें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रामविलास का बड़ा बयान, चिराग में CM बनने की क्षमता, मेरे साथ साथ नीतीश भी हो रहे पास्ट। जी हां दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी के नेता व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि उनकी पार्टी कोरोना संक्रमण और बाढ़ की वजह से फिलहाल बिहार विधानसभा चुनाव के पक्ष में नहीं है। पार्टी चुनाव आयोग से अपनी बात कह चुकी है। भावी मुख्यमंत्री को लेकर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि चिराग पासवान में मुख्यमंत्री बनने की क्षमता है। लालू और नीतीश के साथ खुद मैं भी पास्ट हो रहा हूँ। भविष्य युवा पीढ़ी का ही है।
भावी मुख्यमंत्री पद के लिए अक्सर चिराग के नाम की चर्चा को लेकर एक समाचार चैनल के साथ बातचीत के क्रम में रामविलास पासवान ने कहा कि चिराग में मुख्यमंत्री बनने की क्षमता है। वैसे यह भी सही है कि मैं खुद लालू प्रसाद और नीतीश कुमार अब पास्ट हो रहे हैं, भविष्य युवा पीढ़ी का ही है। हालांकि उनकी पार्टी को अभी जल्दबाजी नहीं है। अगले विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दल की हैसियत से एलजेपी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चेहरा मान रही है। रामविलास पासवान ने आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़कर उक्त बयान नहीं दिया है। रामविलास पासवान ने कहा कि बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। बाढ़ में लोग जान बचाने के लिए ऊंची जगहों पर पलायन कर रहे हैं। जीवन का खतरा सबसे बड़ा मामला है। ऐसे में थोड़े दिनों के लिए चुनाव को टाल दिया जाना चाहिए। उनकी पार्टी का मानना है कि चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। हर व्यक्ति को वोट देने का मौलिक अधिकार है, इसके लिए चुनाव को टालना जरूरी है। बिहार में कोरोना की जांच और इलाज की व्यवस्था के संबंध में उन्होंने कहा कि जो व्यवस्था होनी चाहिए वह नहीं है। जिस तरह से दिल्ली में ध्यान दिया गया उसी तरह से बिहार में भी ध्यान देने की जरूरत है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में स्वास्थ्य सेवा का ढांचा पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। तेजस्वी यादव। जी हां दोस्तों, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति कैसी है इसकी तस्वीर आए दिन सामने आती रहती है। हालांकि सरकार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने की बात स्वीकारती है। इस बीच कोरोना और बाढ़ से कराह रहे बिहार की स्थिति को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बार बार सरकार पर अपने सवालों के जरिए निशाना साध रहे हैं। इसी क्रम में तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने लिखा, बिहार में स्वास्थ्य सेवा का ढांचा पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। अपंग स्वास्थ्य सेवा प्रणाली ने लाखों लोगों के जीवन को खतरे में डाल दिया है। 15 साल के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील मोदी का अब अपनी बेशर्म विफलताओं पर क्या कहना है। इससे पहले सोमवार को आरजेडी सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने भी ट्वीट करके बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर नीतीश कुमार सरकार पर निशाना साधा था। लालू यादव ने लिखा, बिहार के अस्पतालों में रुई और सुई भी मिल जाए तो भगवान का शुक्रिया अदा कर देना रे भाई। दरअसल बिहार में करीब 16 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, जबकि राज्य में कोरोना की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। जानकारी के अनुसार राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 82,741 तक पहुंच गई है। राहत की बात है कि राज्य में अब तक 55,139 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की रिकवरी रेट 65.43% है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश कुमार करने वाले थे आज उद्घाटन, लेकिन पहले ही टूट गया बंगरा घाट महासेतु का अप्रोच रोड। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उद्घाटन करने से पहले ही मेगा ब्रिज की अप्रोच सड़क टूट गई है। ये दूसरी बार है जब हाल ही के दिनों में ऐसा हुआ है। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार बुधवार को छपरा में बंगरा घाट महासेतु का उद्घाटन करने वाले थे, लेकिन उससे ठीक पहले इस सेतु की अप्रोच रोड ध्वस्त होकर टूट गई है। बता दें, इस सेतु की लागत 509 करोड़ रुपए है। खबरों की माने तो ये पुल बांध टूटने की वजह से टूटा है। दरअसल बैकुंठपुर में स्थित सारण बांध टूटने के कारण बंगरा घाट महासेतु की अप्रोच रोड ध्वस्त हो गई। ये अप्रोच सड़क करीब 50 मीटर के दायरे टूट गई है। बताया जा रहा है कि मौके पर बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के आला अधिकारी पहुंच गए हैं और आनन फानन में जेसीबी मशीनों और कई मजदूरों को सड़क मरम्मत के काम पर लगा दिया है। वहीं इस मामले को लेकर गोपालगंज आरजेडी ने ट्वीट करते हुए करारा तंज किया है। ट्वीट में लिखा है, गोपालगंज का बंगरा घाट का पुल जो सीएम द्वार उद्घाटन के पहले ही टूट गया। अब बीजेपी जेडीयू वाले हल्ला करेंगे कि पुल नहीं अप्रोच रोड टूटा है, जैसे अप्रोच रोड विपक्ष ने बनाया हो। सीएम फिर भी उद्घाटन करेंगे क्योंकि वो आजकल किसी भी नई पुरानी जर्जर टूटी चीजों का उद्घाटन करने का आमदा है। बता दें, बंगरा घाट महासेतु के छपरा साइड में करीब 11 किलोमीटर और मुजफ्फरपुर साइड में 8 किलोमीटर लंबी अप्रोच सड़क बनाई गई है, जिसकी लागत 509 करोड़ रुपए आई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सोना 50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से नीचे, चांदी भी टूटी। जी हां दोस्तों, कोरोना के टीके रूस में बनाए जाने की खबर के बाद सोने और चांदी में भारी गिरावट आने लगी है। घरेलू वायदा बाजार में सोना 50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से नीचे आ गया और चांदी का भाव रिकॉर्ड स्तर से 17,000 रुपए प्रति किलो टूट चुका है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव रिकॉर्ड स्तर से $200 प्रति औंस लुढ़क गया और चांदी में भी $6 प्रति औंस से ज्यादा की गिरावट आई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर बुधवार की सुबह 10.14 बजे सोना के अक्टूबर वायदा अनुबंध में पिछले सत्र से 1,600 रुपए यानी 3.8
8% की गिरावट के साथ 50,329 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार चल रहा था, जबकि इससे पहले कारोबार के दौरान सोने का भाव 49,955 रुपए तक टूटा। बीते शुक्रवार को MCX पर सोना रिकॉर्ड 56,191 रुपए प्रति 10 ग्राम तक उछला था। तब से 6,200 रुपए प्रति 10 ग्राम से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। वहीं MCX पर चांदी के सितंबर एक्सपायरी अनुबंध में पिछले सत्र से 5,244 रुपए यानी 7.83% की गिरावट के साथ 61,690 रुपए प्रति किलो पर कारोबार चल रहा था, जबकि कारोबार के दौरान चांदी का भाव 60,910 रुपए प्रति किलो तक टूटा। बीते शुक्रवार को MCX पर चांदी का भाव 77,949 रुपए प्रति किलो तक उछला था, जिसके बाद अब तक चांदी 17,000 रुपए प्रति किलो से ज्यादा लुढ़क चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय वायदा बाजार कॉमेक्स पर सोने के दिसंबर वायदा अनुबंध में पिछले सत्र से $5.90 यानी 2.72% की गिरावट के साथ $1,893.40 प्रति औंस पर कारोबार चल रहा था, जबकि इससे पहले सोना $1,876.50 प्रति औंस तक टूटा। कॉमेक्स पर सोने का वायदा अनुबंध शुक्रवार को $2,078 प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर तक उछला था, जिसके बाद अब तक सोने का भाव $200 प्रति औंस से ज्यादा टूट चुका है। चांदी के सितंबर वायदा अनुबंध में पिछले सत्र से 6.82% की गिरावट के साथ $24.27 प्रति औंस पर कारोबार चल रहा था, जबकि इससे पहले भाव $23.59 प्रति औंस टूटा। बीते सप्ताह चांदी का भाव $29.91 प्रति औंस तक उछला था, जिसके बाद अब तक चांदी $6 प्रति औंस से ज्यादा टूट चुकी है। रूस द्वारा कोरोना का टीका बनाने का दावा करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की तेजी पर ब्रेक लग गया है। रूस ने कहा है कि टीके का परीक्षण पूरा हो चुका है और अक्टूबर में यह व्यापक स्तर पर टीकाकरण शुरू होगा। भारत में भी रूसी कोरोना टीके उपलब्ध कराने पर विचार चल रहा है। जानकारी के अनुसार इस पर विचार के लिए विशेषज्ञों की एक समिति की बुधवार को एक बैठक होने जा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। क्या है आज आपके शहर में पेट्रोल डीजल की नई कीमत, यहाँ जानिए। जी हाँ दोस्तों, सरकारी तेल कंपनियों ने बुधवार को पेट्रोल डीजल भरवाने वाले ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। सरकारी तेल कंपनियों इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने पिछले 11 दिनों से पेट्रोल और डीजलों की कीमत में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया है। देश की राजधानी समेत सभी महानगरों में भाव स्थिर हैं। बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 80.43 रुपए और डीजल का दाम 73.56 रुपए प्रति लीटर पर स्थित है। रोजाना सुबह 6 बजे बदलती है कीमत। बता दें कि रोजाना सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं। पेट्रोल व डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है। विदेशी मुद्रा दरों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतें क्या हैं, इस आधार पर रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। जाने देश के बड़े शहरों में आज के पेट्रोल डीजल के नए दाम। दिल्ली पेट्रोल 80.43 रुपए और डीजल 73.56 रुपए प्रति लीटर है। मुंबई पेट्रोल के दाम 87.19 रुपए और डीजल 80.11 रुपए प्रति लीटर है। कोलकाता पेट्रोल 80.5 रुपए और डीजल 77.6 रुपए प्रति लीटर है। चेन्नई पेट्रोल 80.63 रुपए और डीजल के दाम 78.86 रुपए प्रति लीटर है। नोएडा पेट्रोल 81.14 रुपए और डीजल 73.87 रुपए प्रति लीटर है। गुरुग्राम पेट्रोल 78.69 रुपए और डीजल 74.3 रुपए प्रति लीटर है। लखनऊ पेट्रोल 81.4 रुपए और डीजल 73.77 रुपए प्रति लीटर है। पटना पेट्रोल 83.31 रुपए और डीजल 78.72 रुपए प्रति लीटर है। जयपुर पेट्रोल 87.60 रुपए और डीजल 82.62 रुपए प्रति लीटर है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 200 अंकों से अधिक गिरा, निफ्टी 11,300 से नीचे आया। जी हां दोस्तों, नकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स बुधवार को शुरुआती कारोबार के दौरान 200 अंकों से अधिक गिर गया। इस दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक और LNDT में बिकावली देखने को मिली। इस दौरान BSE सेंसेक्स 243.24 अंक या 0.63% की गिरावट के साथ 38,163.77 पर कारोबार कर रहा था, जबकि NSE निफ्टी 69.60 अंक या 0.61% घटकर 11,252.90 पर था। सेंसेक्स में सबसे अधिक लगभग 2% की गिरावट बजाज फाइनेंस में हुई। इसके अलावा LNDT, बजाज फिनसर्व, सन फार्मा, कोटक बैंक, HDFC बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज गिरने वाले शेयरों में शामिल रहे। दूसरी ओर SBI, M&M, मारुति और बजाज ऑटो और टाइटन मुनाफे में कारोबार कर रहे थे। पिछले सत्र में सेंसेक्स 224.93 अंक या 0.59% बढ़कर
38.407.1 पर बंद हुआ था, जबकि निफ्टी 52.35 अंक या 0.46% उछलकर 11,322.50 पर बंद हुआ। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक मंगलवार को विदेशी संस्थागत निवेशकों ने सकल आधार पर 1,01,013.66 करोड़ रुपए की इक्विटी खरीदी। कारोबारियों के अनुसार अमेरिकी शेयर बाजार की गिरावट के साथ बंद होने के कारण अन्य एशियाई बाजारों की धारणा कमजोर हुई। उन्होंने कहा कि इसके अलावा घरेलू मोर्चे पर कारखाने के उत्पादन में कमजोर आंकड़ों ने भी निवेशकों की भावनाओं को प्रभावित किया। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।